जगन ने अपने को सबसे अलग कर लिया। उसने शुद्धिकरण भी जोर शोर से शुरू कर दिया और इसमें उसे बहुत आनंद आता था। उसने अपने और माली के कमरों के बीच का दरवाजा बंद करके उसमें बड़ा सा ताला जड़ दिया। उसने इन भ्रष्ट जीवन व्यतीत करने वाले युवाओं के संपर्क से अपने को पूरी तरह अलग करने के लिए जो भी संभव था करने का प्रयत्न किया। घर के दोनों भागों के बीच हवा के आने जाने के लिए छत पर जो खिड़की बनी थी उसे एक स्टूल पर चढ़कर बांस की सहायता से कसकर बंद कर दिया। अब वे अलग ही नहीं विलग भी हो गए थे। उसने सामने वाले दरवाजे से आना जाना भी बंद कर दिया, क्योंकि इससे उसे काफी लंबी गैलरी से होकर गुजरना पड़ता था, जिससे वे दोनों भी आते जाते थे, इसलिए उनका स्पर्श बना रहता था। एक दिन सवेरे का पूरा समय उसने ये इंतजाम करने में लगा दिया और स्टूल, सीढ़ी वगैरह सब के स्थान भी बदल दिए। दुकान जाते वक्त वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकलता और बगल की गली से होता हुआ मुख्य सड़क पर आ जाता। उसने देखा कि इस रास्ते पर तो बड़ा झाड़ झंकार और कीड़े कांटे भरे हैं, इसलिए उसने फैसला किया कि फावड़ा लेकर सारी सफाई कर देगा। वो 50 साल बाद इस गली से गुजर रहा था। उन दिनों जब पिता का परिवार पिछवाड़े बनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था और सामने का हिस्सा बहुत धीरे धीरे बन रहा था, तब वो और उसका भाई यहाँ फैली बेतरतीब घास के टिड्डे पकड़ा करते थे। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब सारा मालगुडी कस्बा गर्मी से जलता रहता था और टिड्डे भी घास फूस की जरा सी छाया से बाहर निकलना नहीं चाहते थे, तब दोनों पूरे मनोयोग से इस कठिन काम में लगे रहते थे। बड़े भाई के हाथ में एक टिन का डिब्बा होता था। वो हथेली गोल करके टिड्डे के ऊपर जमा देता था और अगर टिड्डा बड़ा होता तो बड़े भाई का उस पर अधिकार समझकर उसे अपने डिब्बे में डाल लेता था, और अगर वो छोटा होता तो उसे जगन के हवाले कर देता था। लेकिन जगन को खुद कोई टिड्डा पकड़ने नहीं देता था। वो बड़े भाई के पीछे खड़ा होकर अपने हाथ में छोटा सा डिब्बा लिए भाग्य से कोई टिड्डा उसके लायक आने का इंतजार करता रहता था। शाम तक वे इसी काम में लगे रहते, जब तक टिड्डे भी उनकी आहट से परिचित होकर उनके आते ही कूदकर उनकी पहुंच से बाहर हो जाते थे। कई दफा उनकी बहन उन्हें यहां पकड़ लेती और उनके पीछे पीछे टिप्पणियां करती जाती। तुम यहां इन जानवरों को मारते रहते हो, बुरी बात है, मैं अप्पा से कह दूंगी, तुम दोनों नरक में जाओगे। जगन डर जाता और उससे कहता कि वहां से चली जाए, लेकिन बड़ा भाई गुस्से से कहता, बकने तो उसे, भगा दो यहां से, अप्पा से कहेगी तो मैं उसका टेंटुआ दबा दूंगा। फिर वो उसकी तरफ से खुखियाता हुआ दौड़ता तो वो डर कर भाग जाती। जगन सोचने लगा, दोनों को मैं पसंद नहीं था। बहन ने गांव के एक पैसे वाले लेकिन मूर्ख आदमी से शादी की, जिससे वो खुद भी गंवार हो गई। गंदे बदशक्ल बच्चों की एक फौज पैदा की और भाई ने बंटवारे के बाद बाकी सबसे नाता ही तोड़ लिया। उन्हें अगर माली की करतूतों का पता चलता तो उन्हें कितना अचंभा होता। ग्रेस के घर में आने के बाद उसके सभी संबंधियों ने उससे अपने सब रिश्ते खत्म कर लिए थे। साल भर पहले उसे बहन का एक पोस्ट कार्ड प्राप्त हुआ था, जिस पर लिखा था, हमें तुम्हें अपना भाई कहने में शर्म आने लगी है। पहले भी तुमने गांधी जी के आंदोलन में भाग लेकर जाति की सब पवित्रता खत्म कर दी थी और पिछड़ों और भंगी वगैरह सबके साथ खा पीकर अपने को भ्रष्ट कर लिया था। तुम जेल भी गए और सब तरह की घटिया हरकतों में शामिल होते रहे, फिर भी हमने तुम्हें बर्दाश्त किया, और अब सुनते हैं कि तुमने एक गोमांस खाने वाली ईसाइयन को अपनी बहू बना लिया है। क्या ये सच है? मैं अपनी ससुराल वालों के सामने तुम्हें अपना भाई बताते हुए झिझकती हूँ। तुम्हारे जैसा बाप हो तो माली को कौन दोष दे सकता है, वगैरह वगैरह। उसने ये कहकर पत्र को खत्म किया कि हमारे माँ बाप तुम्हारी ये गंदी हरकत देखने से पहले ही स्वर्ग सिधार गए, जो अच्छा ही हुआ। जगन को पता चला था कि विनायक स्ट्रीट में रहने वाला उसका भाई भी अक्सर उसकी निंदा करता रहता था और पिता की बरसी पर होने वाली पूजा पाठ में उसे बुलाना भी बंद कर दिया था। वो बहुत पुराणपंथी आदमी था, जो 10 शताब्दी पहले स्थापित 10 लाख अनुयायियों के एक मठ का मुख्य प्रबंधक था, और उसने आरंभ से ही जगन के दृष्टिकोण का विरोध करना शुरू कर दिया था। जगन को समय समय पर दोनों के परिचितों और रिश्तेदारों से उसकी आलोचना सुनने को मिलती थी, और कजन भी उसे खबरें देता रहता था, क्योंकि उसके तो शहर के हर आदमी से अच्छे संबंध थे। भाई ने एक दफा यह भी कहा था, जब जगन जैसा बाप हो तो लड़का कैसे अच्छा हो सकता है। अब उन्हें इस घटना का पता लगेगा तो वे क्या कहेंगे? वे अपने को उससे और भी दूर कर लेंगे। जगन को इस स्थिति से अच्छा भी लगता था, क्योंकि इससे उसे परिवार की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से आजादी मिल गई थी। नहीं तो वे हर वक्त उससे कुछ न कुछ अपेक्षा करते रहते थे,
उसे परिवार के समारोहों में जाकर समय और शक्ति बर्बाद करनी पड़ती और दरियों पर बैठकर दावत का इंतजार करते हुए संबंधियों की फिजूल की बातें हंस हंस कर सुननी पड़ती। इस तरह उसे अपनी कई भतीजियों की शादी से, भाई के एक के बाद एक दूसरे बच्चों के जन्मदिन से और कई श्मशान यात्राओं से निजात मिल गई थी। जगन मूर्ति के पास से गुजर रहा था कि माली और ग्रेस के साथ जाती हरी कार वहां से निकली। माली ने ब्रेक लगाए और जगन के आने का इंतजार करने लगा। ग्रेस ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ जा रहे हैं? चलिए छोड़ देते हैं। नहीं, कहकर जगन ने आगे कदम बढ़ाया। पापा, आप घर की सफाई में लगे हैं? मैं आवाजें सुनती रहती हूं। हाँ, मैं अपना वातावरण शुद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं। उसने ये शब्द कुछ इस प्रकार कहे कि उनका नया अर्थ व्यक्त हो जाए। माली चुप बैठा सामने देखता रहा। जगन को उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, जिन्हें देखकर उसका दिल कौंचने लगा। अगर वो निर्द्वंद भाव से ये घोषणा कर देता कि तुम्हारी कहानी मशीन जिंदाबाद, ये लो मेरी बैंक की किताब, इसका पैसा तुम्हारा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती। नहीं, सब तो नहीं। शादी, ये दोनों शादीशुदा नहीं हैं, फिर भी एक दूसरे के पैर पर पैर रखे कैसे यहां बैठे हैं? इनका पारस्परिक संबंध क्या है? अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी बोल रहे हैं और एक साथ भी हैं। बाद में जगन ने कजन से कहा, मेरा तो मन हुआ कि इसी वक्त दोनों से निबट लूं, लेकिन कुछ सोचकर चुप रह गया। दूसरा मौका आएगा तब इसका आखिरी फैसला जरूर कर लूंगा। घर की जबरदस्त किलेबंदी कर लेने के कारण जगन दोनों से इतना दूर हो गया कि उसे 15 दिन तक यही पता नहीं चला कि ग्रेस अब वहां नहीं है और घर के सामने वाले हिस्से में कोई गतिविधि नहीं हो रही है। एक दिन वो इस स्तब्धता से इतना परेशान हुआ कि वो दरवाजे के पीछे जा खड़ा हुआ और छेद में लगा कागज निकालकर उस पर आंखें जमाकर भीतर क्या हो रहा है ये देखने की कोशिश करने लगा। उसे वहां कोई दिखाई तो नहीं पड़ा, लेकिन कुछ गतिविधि जरूर सुनाई दी। छेद में कागज वापस लगाकर वो पिछवाड़े की तरफ गया और बाहर की खिड़की के पीछे खड़े होकर आधे लगे पर्दे में से भीतर झांकने की कोशिश की। यहां कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन माली की आवाज सुनाई दे रही थी। कौन है? जगन ने पंजों के बल भागने की कोशिश की, लेकिन माली ने दरवाजा खोल दिया और उसे देखकर कहा, आप खटखटा सकते थे। नहीं नहीं, जगन ने हड़बड़ा कर कहा, मैं नहीं चाहता था, और बगल की गली से बाहर चला। माली ने क्षण भर तक उसे ताका, फिर चिल्लाया, पापा। जगन ये शब्द सुनकर पुलकित हो उठा। कितने दिन बाद वो ये शब्द सुन रहा था। वो रुक गया। बेटे ने पूछा, आप इस तरह ताक झांक क्यों कर रहे हैं? जगन ने घबराहट में पूछा, ग्रेस कहां है? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? उसने खुश्की से पूछा। क्योंकि कई दिनों से मैंने उसे नहीं देखा, जगन बोला और इतनी सीधी बात कहने के लिए अपने को सराहा। माली बोला, आपने चारों तरफ से सब कुछ बंद कर लिया है और कहते हैं कि वो दिखाई नहीं देती, पिछले दरवाजे से बाहर जाते हैं। क्या वाहियात बात है। जगन ने देखा कि पड़ोसी उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा है, तो वो चमेली के पौधों की तरफ मुड़ गया। जब से इस आदमी ने ये घर खरीदा है, इधर ही देखता रहता है। मैंने ही खरीद लिया होता जब ये मुझे मिल रहा था, इसे मैं माली को दे देता, वो तब दूर भी रहता और पास भी। जगन ये सब सोच रहा था और माली ने भी उस आदमी को देखकर अपना सिर नीचे कर लिया। जगन बोला, मैं तुम दोनों से बात करना चाहता हूं, बाहर आओ। माली सामने के दरवाजे से बाहर निकल आया। वो एक बढ़िया गाउन पहने हुए था और पैरों में स्लीपर थे। बाहर सूरज की तेज रोशनी उसे परेशान करने लगी। वो ऐसे लोगों में था जो पूरी शान शौकत के साथ ही बाहर निकलना पसंद करते हैं। उसने कहा, पापा जोर से बातें मत कीजिए, मुझे वो घूरता हुआ आदमी अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, उसने खरखराती आवाज में कहा। अपनी स्वाभाविक बुलंद आवाज को दबाकर बोलने में उसे तकलीफ होती थी और उसके गले की नसें फूलने लगती थीं। रहस्य की स्थिति उसके स्वभाव में नहीं थी। माली बोला, हम बाहर क्यों बात करें, भीतर क्यों ना करें? जगन सच बात कहना नहीं चाहता था, इसलिए बोला, मैंने सोचा यहां माहौल खुशनुमा है। अच्छा, माली ने चिढ़कर कहा, सूरज तप रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं। जगन को यह बात समझ में नहीं आई। उसे अच्छा लग रहा था कि आज बेटा बातें कर रहा है। तो उस कोने में चलते हैं, वहां किसी की नजर नहीं पड़ती, लेकिन वहां राह चलते देखते हैं, माली बोला। जगन ने पूछा, लोग हमें क्यों ना देखें, हमें कोई खराबी है?
हमें दूसरों की प्राइवेसी की इज्जत करनी चाहिए। इस देश में इसे कोई महत्व नहीं देता। अमेरिका में कोई किसी को इस तरह घूर कर नहीं देखता। अगर हम एक दूसरे की ओर देखेंगे नहीं तो उन्हें समझेंगे कैसे? किसी को शर्म किस बात की हो जो वो एक दूसरे से अपना चेहरा छिपाए? माली ने बहस आगे नहीं बढ़ाई। आज उसे पापा जरा ज्यादा ही सवाल करते लग रहे थे। उसने चुप रहना ही ठीक समझा। जगन को अपनी जीत महसूस हुई। उसने पूछा, ग्रेस भीतर है या नहीं? मैं तुम दोनों से एक महत्व के विषय पर बात करना चाहता हूं। वो यहां नहीं है, कुछ मित्रों के साथ रहने गई है। कब गई? जगन को लगा कि बेटे को इस तरह कुछ ज्यादा पूछताछ करना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसने जोड़ा, मैं सोच रहा था कि उसे देखे काफी दिन हो गए हैं। आपने बीच का दरवाजा बंद कर दिया है और पीछे का दरवाजा इस्तेमाल करते हैं। इस सब का मतलब क्या है? जगन सोचने लगा कि क्या जवाब दिया जाए जो सही भी लगे, लेकिन माली बोलता रहा, आप सोचते हैं कि आपके दरवाजा बंद कर देने से मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा? हमारी चिट्ठी पत्री चल रही है और काम जारी है। आप सोचते हैं कि मैंने अपना प्रोजेक्ट छोड़ दिया है, हैं? ये अफसोस की बात थी कि वे हमेशा की तरह खाई के किनारे पर पहुंचते जा रहे थे। जगन ने बात को नया मोड़ देना चाहा। अब तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। माली चीखा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जगन ने स्पष्ट किया। माली ने सिर्फ ये कहा, आप अफवाहों पर भरोसा कर रहे हैं। मैं नहीं जानता था कि आपको अफवाहों का इतना शौक है। जगन को खुशी हुई कि माली ने उसे बेवकूफ नहीं कहा। वो बोला, तो क्या ग्रेस खुद अपने बारे में अफवाहें फैलाती है? खैर, अब मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। एक छोटा सा मंदिर है जहां तुम दोनों शादी कर सकते हो। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम तीन और पंडित। बस घंटे भर में सब काम खत्म हो जाएगा। ग्रेस को अब अजीबोगरीब ख्याल आने लगे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि उसे वापस अमेरिका भेज दिया जाए, लेकिन आप खर्च करने को तैयार नहीं हुए। उसका दिमाग अब ठीक नहीं रहता, उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है। ये क्या होता है? आप नहीं जानते कि साइकियाट्रिस्ट क्या होता है? ये कैसी जंगली जगह है जहां कोई कुछ नहीं जानता। ये कहकर माली मुड़ा और भीतर चला गया। जगन अपनी जगह जमा सा खड़ा रहा। उसने माली के शब्द याद करने की कोशिश की और सोचा कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। उसकी कुछ समझ में नहीं आया। वो क्या करता है? लेकिन इससे पहले कि वो इसका अर्थ समझ सके, पड़ोसी मुंडेर पर उसके पास आ गया और कहने लगा, बहुत कम दिखाई देते हैं। बेटा क्या कर रहा है? कुछ अमेरिकियों के साथ बिजनेस कर रहा है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो वो देश के लिए डॉलर कमाएगा। बहुत अच्छे, वाह। ये सुखदाई वाक्य सुनकर जगन वहां से हट गया, क्योंकि वो जानता था कि अगला सवाल लड़की के बारे में किया जाएगा। अजीब स्थिति थी। वो उसकी बहू है या नहीं, वो निश्चित नहीं कर पा रहा था कि दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है।